Hello students, in this video I am sharing with you all formula and important points of all topics related with semester 2 examinations. There is some technical issue, my software is not working properly, so I am providing these formulas in my own handwriting. Let's start. फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में आपको किस एक पॉइंट गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इमेज एक्स एक्सेस में फाइंड करनी है तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा. एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर वाई एक्सेस में आपको इमेज फाइंड आउट करनी है देन वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम एंड एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ऑफ अपोजिट साइन. और अगर आपको इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फाइंड आउट करनी है देन बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी ऑफ अपोजिट साइन. बहुत क्विकली मैं आपके साथ सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रही हूं. आपको जिस भी फॉर्मूले में ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम फील हो तो उसको आप बुक ओपन करिएगा या फिर मेरी वीडियोस को ओपन करिएगा और उसमें से आप उसको क्लियर करिएगा. उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन कम्युनिकेट विद मी थ्रू कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स. नेक्स्ट टॉपिक इनवेरिएंट पॉइंट्स. इनवेरिएंट पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होते हैं. जिस पॉइंट की इमेज वो पॉइंट इटसेल्फ होता है दैट आर इनवेरिएंट. अब देखिए इनवेरिएंट पॉइंट्स जो है वो किसी लाइन के रिस्पेक्ट में होंगे. एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट इनवेरिएंट होंगे जो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, मींस जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. सिमिलरली वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट इनवेरिएंट होंगे जो वाई एक्सिस पर लाई करेंगे, मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. आप सिंपली देखिए ये सपोज कोई मिरर है और इसके ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी मिरर इमेज इसके ऊपर ही बनेगी. तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल है. जो पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा, मिरर पर लाई करेगा, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में आप उसकी इमेज देख रहे हैं तो वो पॉइंट्स इनवेरिएंट्स होंगे. अब ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो गई. सपोज आपको कोई पॉइंट गिवन है 2, 3. अब देखिए ये पॉइंट किस किस लाइन के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट होगा. जो भी लाइंस इससे पास हो रही हैं उन सब के रिस्पेक्ट में ये इनवेरिएंट होगा. जैसे सपोज y इज इक्वल टू 3, उस लाइन के रिस्पेक्ट में ये इनवेरिएंट होगा. x इज इक्वल टू 2, उसके रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट होगा. और कोई भी आपको सपोज लाइन मिलती है जो इस पॉइंट से पास होती है उसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इनवेरिएंट होगा. मींस अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है और पॉइंट गिवन है, एमसीक्यूज में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और you want to check this point is invariant under the reflection of this line or not, तो आप इसके पॉइंट्स इसमें पुट करके देखिए. अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इट मींस ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट है. और अगर इस टाइप का इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 3 और आपको चेक करना है विच पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 3, तो सिंपली जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 होगा वो इनवेरिएंट होगा. जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 होगा वो भी इनवेरिएंट होगा. नेक्स्ट रिफ्लेक्शन में से आपको ग्राफ का 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा. उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. आप कोई एक ग्राफ का क्वेश्चन या फिर 2 ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए. एक और इसमें स्पेशल क्वेश्चन आता है जो कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एनी पॉइंट. देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. Find the reflection of the point 7-4 in point 3-1. आपको एक पॉइंट गिवन है और एक दूसरा पॉइंट गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिफ्लेक्शन देखना है. तो देखिए अगर हम A से P को मैच करवाएंगे तो P के सामने A जितनी डिस्टेंस पर है इसकी मिरर इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर P के पीछे फाइंड होगी. AP इज इक्वल टू A डैश P मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ A डैश. बस इतना ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इमेज देख रहे हैं दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. और फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज करिएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला. इसमें फर्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला
x1 y1 x2 y2 are 2 points and a point P divides this line segment in the ratio m1 is to m2, then the coordinates of P are given by section formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, this is x coordinate of P, m2 y1 plus m1 y2 upon m1 plus m2, this is y coordinate of P. इसमें आपको ध्यान रखना है m1 is always lie on the side x1. क्वेश्चन में अगर ये गिवन है P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3, तो पहले 2 रेशियो गिवन है और पहले पॉइंट A मेंशन है. इट मींस पॉइंट A की साइड में आपको ये 2 वाला लिखना है रेशियो. सपोज ये लाइन है AB, ये पॉइंट है और B ये है, तो आप और ये रेशियो है, तो देखिए या तो आप इसको, ये पॉइंट P है तो या तो आप इसको 3:2 करके लिखिए, और या फिर आप इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख रहे हैं, इसके x2 y2 लिख रहे हैं, तो आप 2:3 में इसको m1 लीजिए. फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड फर्स्ट रेशियो इज m1. नेक्स्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला, if P is the midpoint then the coordinates of P are given by x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें या मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें, कोऑर्डिनेट्स को आप उनके साइन के साथ पुट करेंगे. अगर नेगेटिव साइन है तो वो आप पुट करेंगे. नेक्स्ट इसमें देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूले में एक क्वेश्चन बनता है सर्कल का. सर्कल की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो डायामीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर. अगर AB डायामीटर है, O इज द सेंटर, देन O इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन में हो सकता है आपको गिवन हो कि वन कॉर्नर, वन एंड ऑफ द डायामीटर इज 3 4 एंड इट्स सेंटर इज 1 -2, फाइंड द अदर एंड. then you can apply O is the midpoint of AB, then by applying midpoint formula you can find the coordinates of A. Next इसमें formula है centroid of a triangle. 3 vertices अगर आपको given है triangle के, then the centroid will be x1 plus x2 plus x3 upon 3. This is x coordinate. y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is y coordinate. Next equation of a line. इक्वेशन ऑफ अ लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन मीन्स जिस भी लाइन का इंक्लिनेशन आपको देखना है, तो देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से उसने जो एंगल मेड किया है दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन. अगर थीटा मेड किया है देन थीटा इज द इंक्लिनेशन. स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन tan थीटा. अगर आपको ये एंगल गिवन नहीं है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, देन द स्लोप विल बी y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. नेक्स्ट पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनका स्लोप सेम होता है. m1 इज इक्वल टू m2. अगर आपको 2 लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, इट मींस यू विल हैव टू प्रूव देयर स्लोप्स आर इक्वल. अगर आपको एक लाइन गिवन है फर्स्ट लाइन के पैरेलल, तो आप फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करके उसको सेकंड के लिए यूज कर सकते हैं. सिमिलरली कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस इज m1 m2 minus 1. अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, फर्स्ट का स्लोप m1 है, सेकंड का m2 है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा. मींस m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1. कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं. अगर a b c कोलिनियर है, इट मींस ये सेम लाइन है, देन slope of AB will be equal to slope of BC will be equal to slope of AC. ये भी रिजल्ट यूज होगा क्वेश्चंस में. नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. जब हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी होती है, जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. तो इसके लिए आपको सभी फॉर्मूले को लर्न करना है. सबसे पहले देखिए इंटरसेक्ट क्या होता है. सपोज ये लाइन है, तो एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि इसने एक्स एक्सिस पर जो कट किया है पोर्शन, और दिस इज वाई इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस पर कट हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. जब हमें स्लोप m गिवन हो और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट c गिवन हो, देन y इज इक्वल टू mx प्लस c. पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन. सेकेंड है, अगर हमें y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, वन पॉइंट ऑन द लाइन गिवन है x1 y1 एंड स्लोप नोन है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. नेक्स्ट
अगर हमें स्लोप गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, देन सिंपली दिस स्लोप विल बी रिप्लेस्ड बाय y2 minus y1 upon x2 minus x1 because the slope of the line will be this, and the whole equation y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. और इसका एक और मेथड होता है, सपोज हमें x इंटरसेप्ट a गिवन है, इट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज a, 0, x एक्सिस पर है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y इंटरसेप्ट हमें b गिवन है, इट मींस हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 0, b, x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो आप ये पॉइंट्स फाइंड आउट करके ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम. अब नेक्स्ट एक क्वेश्चंस में यूज होता है पॉइंट, किसी किसी क्वेश्चन में आपको x इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा. अब अगर हमें y इंटरसेप्ट गिवन होता तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस c अप्लाई कर देते, c इज द y इंटरसेप्ट. लेकिन हमें x इंटरसेप्ट गिवन है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके साथ रिवाइज किया है, अभी शेयर किया है, उसको यूज करेंगे कि इफ a इज द x इंटरसेप्ट इट मींस अ पॉइंट ऑन द लाइन इज a0. इंटरसेप्ट के फॉर्म में आपको पॉइंट्स गिवन होते हैं. अब 1 पॉइंट आपको नोन है और स्लोप m नोन है, देन द इक्वेशन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 वेयर x1 इज a एंड y1 इज 0. a means length of intercept of x on x axis, x intercept. नेक्स्ट आता है इक्वली इंक्लाइंड लाइन. इक्वली इंक्लाइंड लाइन मींस जो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो, मींस दोनों से सेम एंगल बनाए. तो वो 2 लाइंस होती हैं. फर्स्ट ये लाइन होती है, ये भी एंगल 45 और ये भी 45, और सेकेंड लाइन ये होती है, इधर से भी 45 और इधर से भी 45. अब देखिए इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसका इंक्लिनेशन है थीटा, एंगल with positive direction of x axis, means slope of line number 1 will be 1045 1, and second line का inclination positive direction of x axis से है 90 plus 45 135. तो इसका जो slope होगा वो होगा 10 135 means -1. तो अगर equally inclined word आपको given है, it means 2 lines are possible. Slope of first is 1 and second is -1. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है, आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो सकती है किसी भी फॉर्म में, एंड यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो आपको अगर इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ये था हमारा फर्स्ट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं. नेक्स्ट यूनिट इज सर्कल. सर्कल में तो थ्योरम्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है. सर्कल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन कि विच थ्योरम विल बी एप्लीकेबल, कौन सी थ्योरम अप्लाई करें. तो उसके लिए देखिए मैंने सर्कल जब मैं पढ़ा रही थी उस टाइम भी शेयर किया था, दोबारा से आपके साथ शेयर कर रही हूं कि 2 मेन पॉइंट्स होते हैं जब हम सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट, क्या हमें फाइंड करना है, और सेकंड होता है कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. फाइंड पर तो सब स्टूडेंट्स बहुत कंसंट्रेट करते हैं मगर गिवन वाले पर कंसंट्रेट नहीं करते. तो आप देखिए जब आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर होगा उसमें आपको क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन नहीं होगा. इट मींस अगर आपको किसी सर्कल में ये गिवन है कि भाई ए बी इज द डायमीटर, तो आप ये सोच लीजिए कि ए बी अगर डायमीटर गिवन है इट मींस एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री वाले थ्योरम का यूज कहीं ना कहीं होना है. तो आप बार बार इसको कंसंट्रेट करिए ए बी को कि कहां पर ये सर्कमफेरेंस पर मीट हो रही है, वही 90 का एंगल होगा. सेकंड, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 2 लाइंस पैरेलल गिवन है तो आप ये देखिए कि 2 अगर लाइंस पैरेलल गिवन है तो कोई ट्रांसवर्स लाइन जरूर होगी जो उन्हें कट कर रही होगी, और इस तरीके से अल्टरनेट एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो आप उसी पॉइंट पर जाइए जो क्वेश्चन में गिवन है और साथ में कंसंट्रेट करिए जो फाइंड आउट करना है. अगर आपने गिवन वाले को कंसंट्रेट किया तो श्योरली आप डिसाइड कर पाएंगे कि विच थ्योरम यू हैव टू अप्लाई. तो चलिए थ्योरम नंबर 1, इस फर्स्ट 17 चैप्टर जो आपका था सर्कल्स का
उसमें 2 टाइप्स की थ्योरम्स थी, एंगल थ्योरम्स एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो एंगल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट था द एंगल विच एन आर्क सबटेंडेड एट सेंटर दैट इज डबल्ड एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफेरेंस। अब देखिए फर्स्ट वाली फिगर में ये आर्क हमने ए बी आर्क कंसीडर किया है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो डबल होगा जो इसने सर्कमफेरेंस पर बनाया है। अब इसी को इस फॉर्म में देखें, ये तो हमने माइनर आर्क कंसीडर किया था। अगर हम मेजर आर्क देखें तो मेजर आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर वो ये है, और इसको आप रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर मीट करवाएंगे। रिमेनिंग वर्ड होता है मींस इतना सर्कल तो इस आर्क ने कवर कर लिया है, तो जो रिमेनिंग सर्कल है उस पर आप इसके दोनों कॉर्नर कहीं मीट करवाएंगे, देन दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस। सेकेंड, आप इस टाइप की पिक्चर भी आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है। ये आर्क है, इसको जब सेंटर पर मिलाया गया तो ये 2x एंगल, और जब इसी को आगे सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो एंगल विल बी हाफ। इस टाइप की फिगर भी मिल सकती है, इसमें भी देखिए ये आर्क है, इसको सेंटर पर मीट करवाया गया है और यहां इसको सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट एंगल प्रॉपर्टी है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। भाई ये सेगमेंट हमने कंसीडर कर लिया है, अब इस सेगमेंट को आप सर्कमफेरेंस पर कहीं भी मिला दीजिए, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अगर इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो कहीं भी सर्कमफेरेंस पर मीट करवाएंगे एंगल 30 डिग्री का ही बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर डायामीटर के एंड पॉइंट्स को आप सर्कमफेरेंस पर कहीं भी मीट करवाते हैं तो दिस एंगल विल बी राइट एंगल। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस सेम सर्कल पर लाई करेंगे, देन अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम भी 180 होगा और ये रिमेनिंग 2 जो हैं इनका सम भी 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो देखिए एक्सटीरियर एंगल अगर हमें बनाना होता है तो जस्ट हम एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। अब दिस इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट, ये तो इसका इंटीरियर एंगल है और इसका अपोजिट इसके इक्वल होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये x है तो ये 180 माइनस x है और ये भी 180 माइनस x होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दीज आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम्स रिलेटेड विद टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। सीकेंट और टेंजेंट आप देख लीजिए, सीकेंट कट करती हुई जाती है और टेंजेंट टच करते हुए निकलती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड रेडियस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मींस जहां पर टेंजेंट टच कर रही है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट इसी थ्योरम की कॉर्लरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से। These 2 tangents are equal in length, PA is equal to PB. Next ये अगर आप इनको सेंटर से मीट करवा दें और एक ये लाइन ड्रॉ कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होने से ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। The tangents subtend equal angles at the center of the circle. Second, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। थर्ड, ये दोनों जो एंगल होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर आपको एक की वैल्यू नोन है तो दूसरे की आप 180 में से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है। आप देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा, टेंजेंट एंड रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर और ये भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम हो गया 180 एंड APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, उसमें से ये 180 माइनस कर दें, देन द सम ऑफ दिस एंड दिस इज 180, मींस दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट थ्योरम है
if two circles touch each other externally or internally, the point of contact lies on the straight line through the centers. इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की है उस पॉइंट पर जहां पर ये सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप फर्स्ट वाले सेंटर से मीट करवाएंगे और सेकंड वाले सेंटर से मीट करवाएंगे तो ये सेम स्ट्रेट लाइन होगी, मींस ये एंगल 180 डिग्री होगा। इस थ्योरम का यूज यहां पर होता है। अब इन दोनों सर्कल्स ने इंटरनली एट द पॉइंट P टच किया था, तो आप फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर को मीट करवाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और सेकंड वाले को मीट करवाएंगे तो ये सेम लाइन होगी। नेक्स्ट थ्योरम है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली, ये देखिए इस पोजीशन में इंटरनली टच कर रही हैं और एक्सटर्नली, और यहां पर टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट P एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट इज इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा यूज होगी क्वेश्चन में। टू कॉर्ड्स कट कर रही हैं एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली, तो कॉर्ड्स के जो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। लेकिन यहां पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कॉर्ड्स के सेगमेंट लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही मेजर करेंगे। इंटरनली जब कट कर रही हैं तो आप नेचुरली सही पुट करेंगे। फर्स्ट वाली कॉर्ड AB है, उसका फर्स्ट सेगमेंट PA, सेकंड सेगमेंट PB विल बी इक्वल टू PC इंटू PD। एक्सटर्नल वाले केस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप सेगमेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही मेजर करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट होगा, आप ये AB कॉर्ड थी तो इसके फर्स्ट वाले एंड पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेजर करिए PA, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, एंड सेकेंड PB। इसको AB और BP लेने की गलती मत करिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही मेजर करिएगा। ऐसे ही अगर हम CD कॉर्ड को कंसीडर करें, फर्स्ट सेगमेंट इज PC एंड सेकेंड इज PD, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। इसका क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में मिलता है, MCQs में मिल सकता है, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकता है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट and a chord through the point of contact is equal to angle in alternate segment। सपोज एक सर्कल है, उसकी ये टेंजेंट है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ एंड कॉर्ड, जो ये एंगल होगा, ये इस कॉर्ड को अगर आप अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं मीट करवाएंगे उसके इक्वल होगा। अब देखिए, जब हमने एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट लिया था तो हमने ये इधर वाला राइट साइड का एंगल लिया था, लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी, दिस इज ऑल्सो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, तो ये किसके इक्वल होगा? अल्टरनेट वर्ड डाला गया है इसमें। आप देखिए, ये जो एंगल है ये लेफ्ट साइड में है, तो इस कॉर्ड को अगर आप राइट वाले सेगमेंट में कहीं मीट करवाएंगे तो ये उसके इक्वल होगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में मीट करवाना है। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही रिलेटेड है। इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, एक कॉर्ड ली गई है सपोज AB और एक टेंजेंट है PT, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली जब हमने कॉर्ड को एक्सटेंड किया है तो इसने पॉइंट P पर एक दूसरे को कट किया है, देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, भाई कॉर्ड के सेगमेंट्स लेने हैं, फिर वही आप मेरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कॉर्ड के सेगमेंट्स आपको मेजर करने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फर्स्ट सेगमेंट इज PA, सेकेंड इज PB, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ PA PB विल बी इक्वल टू PT स्क्वायर। आप देखिए, हमने वहां पर पढ़ा था PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, तो वही अगर हम थ्योरम माइंड में लेकर आए तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT इंटू PT। यहाँ पर फर्स्ट वाली जो कॉर्ड है वो टच कर रही है, दोनों सेगमेंट उसके PT ही हैं। आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। एक और पॉइंट है सर्कल से रिलेटेड जो आपने क्लास 9th में स्टडी किया था, लेकिन ये भी क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। In a circle, equal chord subtends equal angle at the center as well as at circumference. Suppose this is a circle or two chords are given which are equal in length.
देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी इक्वल। अगर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अगर इक्वल है तो सरकमफेरेंस पर भी इक्वल एंगल ही सबटेंड होगा, बिकॉज इफ दिस एंगल इज 60 देन दिस इज 30। angle subtended at the center is twice the angle subtended at circumference, and if this is 60 this is also 30। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर और सरकमफेरेंस पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके सिलेबस में 2 टॉपिक्स हैं, सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, फॉर्मूला लर्न करना है जस्ट आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग होता है अगर आपको ऊपर और नीचे से ओपन सिलेंडर बनाना है तो कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी। एंड टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग है आपको क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है, आपको ऊपर से भी इसको कवर करना है और नीचे से भी कवर करना है। तो टोटल सरफेस एरिया होगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसमें हम ये दोनों और ऐड कर लें। ऊपर और नीचे के लिए हमारी शीट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ऊपर भी सर्कल होता है सिलेंडर के और बॉटम में भी सर्कल होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस में 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर सर्कल और एक नीचे सर्कल, वो ऐड कर दिया। मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है ऊपर और नीचे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सपोज आउटर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है और इनर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, देन दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दिस इज कैपिटल, दिस इज स्मॉल। टोटल सरफेस एरिया मींस अगर आपको ये हॉलो सिलेंडर प्रिपेयर करना है तो कितनी शीट आपको चाहिए। तो अब हॉलो सिलेंडर अगर प्रिपेयर करना है तो बाहर भी शीट लगानी है और ये अंदर भी शीट लगानी है हमें। तो इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा जो बाहर की शीट है 2 पाई आर एच प्लस जो इनर शीट है 2 पाई आर एच विद स्मॉल आर प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर और नीचे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वॉल्यूम, अब देखिए इस हॉलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो ये तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसके अंदर अगर आप पानी फिल करना, इसके अंदर अगर आप कोई भी लिक्विड फिल करना चाहें तो उसकी कैपेसिटी वो ये होगी। लेकिन अगर आप इस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मटेरियल इसमें लगा है, तो वो देखिए वो ये वाला है शेडेड पोर्शन, तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। नेक्स्ट फिगर इज कोन। कोन में रेडियस आर, हाइट एच एंड दिस इज स्लैंट हाइट, एल इज स्लैंट हाइट। ये रिप्रेजेंट होती है एल से। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस अगर हम अप्लाई कर दें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, अब इसके लिए टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल बेस ऑफ एरिया ऑफ द बेस ऐड होगा, ऊपर इसकी कुछ नहीं है, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर एल प्लस आर। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आप फिगर ड्रॉ करेंगे और मैंने आपके साथ जो शेयर किया है कि सरफेस एरिया का मीनिंग है शीट रिक्वायर्ड। अगर आपको उसको बनाना है बाय द शीट ऑफ एल्यूमिनियम, बाय द शीट ऑफ क्लॉथ, तो विच लेंथ, विच area of the sheet is required, that is surface area. Capacity means volume. Next इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम रेडियस का एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो आप देखिए cylinder volume of the cylinder is pi r square h and volume of the cone is 1/3 pi r square h। फॉर्मूले दोनों में सेम है। इट मीन्स
वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर। इस एमसीक्यूज इसमें पूछा जा सकता है, सेम रेडियस और सेम हाइट में से सपोज सिलेंडर का वॉल्यूम 660 मीटर क्यूब है, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आपको कुछ भी रेडियस या हाइट फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको सिंपली 3 से डिवाइड करना है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपसे शेयर किया था जिस टाइम मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, कि आप अगर सेम रेडियस और हाइट का एक सिलेंडर लेंगे और एक कोन लेंगे, तो आप देखेंगे कि कोन को जब आप 3 टाइम्स पूरा फिल करेंगे वाटर से, आप किसी सॉलिड गेहूं वगैरह से, तो 3 टाइम्स में आप इसको पूरा भर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस। ये भी एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूज होगा पॉइंट। नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। फर्स्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लर्न करने हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा रिवर्स ऑफ दिस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली आप 6 रेशियोज के लिए फॉर्मूले लर्न करेंगे। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले मैंने आप नोट डाउन कर दिए, आप इनको लर्न करिएगा। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस में तो सिंपली आपको फिगर ड्रॉ करनी है और प्रैक्टिस करनी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन 2 ही एंगल्स उसमें आपको मिलेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम और 10 का रेशियो, मोस्टली 10 का रेशियो यूज होगा। नेक्स्ट यूनिट आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो यूनिट है, उसमें सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है आपको। अगर कंटिन्यूअस डाटा आपको गिवन है 0 to 8, कंटिन्यूअस का मीनिंग है जहां पर फर्स्ट वाला क्लास इंटरवल एंड हो रहा है, नेक्स्ट वाला वहीं से शुरू होगा। अगर ये 8 पर एंड हुआ है तो ये नेक्स्ट 8 से ही स्टार्ट होगा। और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमेशा हम क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। स्केल हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज आप सुटेबल स्केल लेट करेंगे। आप देख लेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 पॉइंट्स को लेकर के आप इसको स्केल लेट कर लेंगे। ग्राफ में जो ये बिग डिविजन्स होते हैं ये 1 सेंटीमीटर का होता है, तो आप ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जितने भी आपने क्लास इंटरवल के इक्वल लेट किया है वो पुट कर देंगे। 2 क्लास इंटरवल, 5 क्लास इंटरवल, 10 क्लास इंटरवल, जो भी आप चाहें। एंड ऑन वाई एक्सिस यू कैन एज्यूम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फ्रीक्वेंसी, 10 फ्रीक्वेंसी, जो आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग, और आप इस तरीके से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देंगे। सेकंड आता है अगर डिसकंटिन्यूअस डाटा गिवन है। डिसकंटिन्यूअस मींस फर्स्ट वाला तो 20 पर एंड हो गया और नेक्स्ट 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई है। इसका हिस्टोग्राम अगर ड्रॉ करना है तो पहले आपको इसको डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा एडजस्टमेंट फैक्टर से। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? दैट इज 1/2, और किसी भी क्लास इंटरवल की आप लोअर लिमिट लीजिए और उससे प्रीवियस वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 31 माइनस 30 या फिर 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर है। अब हर क्लास इंटरवल के लेफ्ट वाली बाउंड्री जो लोअर लिमिट है उसमें से तो माइनस होगा ये क्लास एडजस्टमेंट फैक्टर, और अपर वाली में प्लस होगा। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बिकम 10.5 to 20.5, नेक्स्ट 20.5, जब इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 20.5 to 30.5, तो देखिए ये कंटिन्यूअस हो गया। फर्स्ट वाला जहां एंड हो रहा है नेक्स्ट वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी सिमिलर लेगी। देन ऑन एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल, ऑन वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी शो करके आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ओजाइव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी इसको बोलते हैं। अब ओजाइव का सेकंड नेम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, इससे हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, 7, देन 7 + 9 16, देन 16 + 12 28 एंड सो ऑन। फिर इसके पॉइंट्स जो हमें ग्राफ पर शो करने हैं, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 7, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 16, दिस इज सेकंड पॉइंट। 20 28 थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन। और इन पॉइंट्स को लिखने के बाद हम इसे शो कर देंगे। एक्स एक्सिस पर ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पर सेकंड वाला कोऑर्डिनेट। मींस एक्स एक्सिस पर हम क्लास इंटरवल शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं।
और उसके बाद आप देख लेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिडिल पॉइंट जहां पर भी लाई कर रहा होगा उस फ्री हैंड से हम कर्व ड्रॉ करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिडिल पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन एक्स एक्सिस. दिस विल बी अवर मीडियन. नेक्स्ट आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. जब हमें डाटा गिवन होगा विदाउट ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना होता है. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा. जो भी टर्म्स अगर हमें गिवन है तो सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे. फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ. एक्स हमें गिवन होगा, एफ हमें गिवन होगा, एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे समेशन एफ एक्स, इस कॉलम को ऐड करेंगे समेशन एफ और पुट कर देंगे. नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड एज्यूम्ड मीन. इसके लिए आपको टेबल गिवन होगी, क्लास इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. तो पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे. टेबल कंप्लीट करने के लिए हम क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे एक्स आई. दिस विल बी द मिडिल पॉइंट. जो भी आपको यहां पे गिवन हो इन दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. देन यू विल गेट द क्लास मार्क्स. और क्लास मार्क्स के मिडिल वाले को आप ए लेट कर लेंगे. जो भी मिडिल वाला आ रहा होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है. कोई भी स्टूडेंट बीच के 2 और 3 स्कोर में से कोई भी एक लेट कर सकता है. अब ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा. फिर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं एक्स आई माइनस ए. जो भी आपने मीन लेट किया है उसको आप हर स्कोर में से माइनस करते रहेंगे. ये वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे. देन एफ डी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. एफ डी को ऐड कर लेंगे और एफ को ऐड कर लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे. यू विल गेट द एक्चुअल मीन. एक हाईएस्ट मेथड टू फाइंड द मीन का होता है स्टेप डेविएशन मेथड. इसमें स्टेप्स थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाती है कि टाइम जो है वो एज्यूम्ड मेथड से भी कम लगता है. इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इनटू एच. ए एज्यूम्ड मीन है एज यूजुअल जैसा हम एज्यूम्ड मीन मेथड में करेंगे. यू क्या है? यू इज द एक्स आई माइनस ए अपॉन एच मीन्स डी अपॉन एच where h is the class width. इस क्वेश्चन में जैसे 5 है तो एक्स आई माइनस ए ये जो आपने फाइंड किया हुआ है इसको h से डिवाइड करते रहेंगे और u फाइंड आउट करेंगे. देन फाइंड एफ यू. फ्रीक्वेंसी और u को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे. नेक्स्ट है मीडियन. मीडियन हम ओजाइव से फाइंड आउट करते हैं. अगर डाटा हमें गिवन है तो सबसे पहले मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए आप गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और जो मिडिल वाली टर्म होगी दैट विल बी मीडियन. इसके लिए फॉर्मूला है इफ n इज ऑड. जो टर्म्स हमें गिवन है उनका नंबर्स ऑड है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सपोज हमें गिवन है 5 6 7 8 एंड 12. 1 2 3 4 5. 5 इज एन ऑड नंबर. देन मीडियन विल बी n बाय 2th टर्म. सिंपली आप इधर से छोड़ दीजिए 2, इधर से छोड़ दीजिए 7 इज द मीडियन. इफ n इज इवन देन मिडिल की 2 टर्म होंगी. इसमें अगर मैं 14 और ऐड कर दूं तो आप देखिए ये दोनों और ये दोनों छोड़ के 7 और 8 मिडिल की हैं. इन दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया जाता है. n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2. टेबुलेटेड डाटा अगर हमें गिवन है और उससे हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये जो 2 फॉर्मूले हमने अभी डिस्कस किए हैं इनको अप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट होता है मॉड. मॉड इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अब अगर आपको रॉ डाटा गिवन है ऐसे करके तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होगा वो मॉड हो जाएगा. टेबुलेटेड डाटा में भी आप देख लेंगे कि जिसका भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मॉड होगा. ग्रुप्ड डाटा अगर गिवन है आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है तो आपको मॉड हिस्टोग्राम से फाइंड आउट करना होगा. और हिस्टोग्राम तो अभी ड्रॉ करना हमने डिस्कस किया था. जस्ट जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बार होगी हिस्टोग्राम में उसके आप लेफ्ट वाले कॉर्नर को इधर मिलाएंगे, राइट वाले को ऐसे मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप मिला देंगे नीचे. दिस इज विल बी मोड.
नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। कम टू द लास्ट यूनिट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंगल वन फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी केस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो जो भी इंसिडेंट आपसे क्वेश्चन में डिस्कस की गई है, पहले आप टोटल नंबर ऑफ केसेस देखिए क्या क्या हो सकता है, और फिर आप फेवरेबल केसेस आप क्या चाहते हैं वो देखिए और डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। सपोज हम एक कॉइन ड्रैग कर रहे हैं, तो आप देखिए कॉइन जब हमने ड्रैग किया है तो 2 केसेस आर पॉसिबल, या तो हेड आए या फिर टेल आए, मींस टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 2। We want head, it means this is our favorable cases. Probability of getting head will be 1/2. If 2 coins are dragged, तो क्या केसेस हो सकते हैं भाई? फर्स्ट पर हेड मिल सकता है, सेकंड पर टेल, फर्स्ट पर टेल मिल सकता है, सेकंड पर हेड, या फिर दोनों पर हेड मिल जाए, या फिर दोनों पर टेल मिल जाए। टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4। अब हम क्या चाहते हैं? सपोज हम एटलीस्ट 1 हेड चाहते हैं, तो एटलीस्ट 1 हेड का मीनिंग है कि एक हेड तो हमें चाहिए ही चाहिए, 2 भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो देखिए एटलीस्ट 1 हेड, ये केस ओके है, ये भी, इसमें भी हेड है और इसमें भी है, ये केस हमारे फेवर में नहीं है। मींस इन दिस क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 4 एंड अवर फेवरेबल केसेस आर 3। केवल सिंगल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में है, बाकी मैंने आपके साथ 5 सैंपल पेपर्स शेयर किए हैं, और 5 के 5 सैंपल पेपर्स में मैंने कोशिश की है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो वैरायटीज क्वेश्चंस की हो सकती है, तो उन ऑल वैरायटीज को कवर करने की कोशिश की है। तो आप 5 के 5 सैंपल पेपर्स सॉल्व करिए। इस फॉर्मूला वीडियो को अगर आप प्रिंट आउट की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मंडे मॉर्निंग को आप एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार रिवाइज करिएगा, तो सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पर होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर 5 के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।